ब्लेड रनर वाज डायरेक्टेड बाय रिडली स्कॉट, रिलीज्ड इन 1982। तो फिल्म 2019 के लॉस एंजलिस में सेट है। बहुत कम ह्यूमंस है अर्थ पर, सब लोग दूसरे प्लेनेट पर चले गए हैं। बहुत ही पावरफुल टिरल कॉर्पोरेशन सब रेप्लिकेंट्स बनाती है और वो रेप्लिकेंट्स ह्यूमंस के लिए काम करते हैं, एज अ स्लेव एक्ट करते हैं। रेप्लिकेंट्स का एक ग्रुप अर्थ पर भाग कर आ गया है क्योंकि उन्हें अपना लाइफ स्पैन बढ़ाना है। रिक डेकर्ड एक ब्लेड रनर है जिसको ये टास्क असाइन किया गया है कि उसे इन रेप्लिकेंट्स को पकड़ना है और रिटायर करना है। तो फिल्म में एक सिंबल है जो बहुत ही ज्यादा रेकरिंग है, दैट इज आईज। जब रेप्लिकेंट्स का वॉइड कॉम्फ टेस्ट यानी कि एम्पैथी टेस्ट हो रहा है तभी उनकी आंखें स्कैन होती है। लियोन और रॉय च्यू के पास आते हैं जिसने रेप्लिकेंट्स की आंखें बनाई है। If only you could see what I've seen with your eyes. बहुत अच्छा सिंबोलिज्म है कि एक बंदा जिसने रेप्लिकेंट्स की आंखें बनाई वही टिरेल तक पहुंचने का रास्ता बताता है। रॉय नकली आंखें लगा लेता है। इस आउल की आंखों में कैमरा है। रेचल और प्रिस का डार्क मेकअप उनकी आंखों को हाईलाइट कर रहा है। रॉय अपने क्रिएटर टिरेल को कैसे मारता है, आई स्मैश करके, और टिरेल ग्लासेस पहनता है। जिस मूवी में आंखें इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी रेकरिंग है, उसी मूवी में इस बंदे का विजन खराब है। और फिल्म की शुरुआत कैसे होती है? टिरेल की बिल्डिंग का शेप पिरामिड जैसा है। पिरामिड का ऑब्वियस मतलब होता है हायरार्की। इस हायरार्की के टॉप पे बैठा है टिरेल, उसके बाद आते हैं ह्यूमंस और उसके बाद आते हैं रेप्लिकेंट्स, दैट इज स्लेव्स। अगर आपको टिरेल से मिलना है तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि वो टॉप पर है। उसके बिल्डिंग का शेप मेक्सिको के मायान टेम्पल्स के जैसा है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्योंकि टिरेल एक क्रिएटर है, एक काइंड ऑफ गॉड है, इसलिए वो टेम्पल में रहता है, व्हाइट कलर के कपड़े पहनता है। और ये ब्लॉकिंग देखो, क्रिएटर या फिर मेकर ने इस फ्रेम में सबसे ज्यादा स्पेस एक्वायर किया हुआ है। और उसके बाद है रेप्लिकेंट, और फिर सबसे लास्ट में है ह्यूमन जिसके लिए बहुत कम जगह है। इवन जब ह्यूमन फ्रेम में आता है तो उसका फेस हम क्लियरली देख नहीं पाते। तो इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन इस सीन में कितना पावरलेस है। अब यहाँ पर कुछ रिलीजियस रेफरेंसेस भी है। रिमेंबर टिरेल हाइपोथेटिकली एक गॉड है। गॉड यहाँ पर रॉय को कहते हैं कि तुमने बहुत ही ब्राइटली शाइन किया है। You have burned so very, very brightly, Roy. बाइबल में जीसस को लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। आगे चलकर गॉड कहते हैं दैट जीसस इज माय सन, और रॉय यहाँ पर टिरेल को अपना फादर कहता है। I want more life, Father. Look at you. You're the prodigal son. आगे चलकर वो खुद को स्टैब भी कर लेता है। तो यहाँ पर क्रूसिफिक्स वाली इमेजरी भी आ रही है। रॉय के हाथ में एक डव है जो उसके मरने के बाद उड़ जाता है, सजेस्टिंग दैट उसकी सोल भी अब हेवन में जा रही है। रॉय विलियम ब्लेक का एक कोट बोलता है, Fiery the angels fell. Deep thunder rolled around their shores, burning with the fires of oak. तो इस कोट का बेसिक सा मतलब है कैसे एंजल्स गॉड के अगेंस्ट रेबल कर देते हैं। मूवी में भी नेक्सस 6 यानी कि रेप्लिकेंट्स अपने गॉड, अपने क्रिएटर के अगेंस्ट रेबल कर देते हैं। हम देखते हैं जापानीज कल्चर एलए में बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। नियॉन ड्रैगन्स है, जापानीज अम्ब्रेला है लोगों के पास, जापानीज रेस्टोरेंट है, ये जापानीज कमर्शियल चल रहा है पूरे मूवी में। ऐसा इसलिए क्योंकि 80s में एक बहुत ही फेमस प्रेडिक्शन हुआ था दैट जापान यूएसए को इकोनॉमिकली सरपास कर देगा। फिल्म में फ्रीडम का भी एक फंडामेंटल डिजायर है। रेप्लिकेंट्स अगर स्लेव है तो वो सबसे ज्यादा किस चीज को क्रेव करेंगे? ऑब्वियसली फ्रीडम को। Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. बट द थिंग इज दैट ह्यूमन के पास भी कोई फ्रीडम नहीं है। डेकर्ड के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे ये मिशन लेना ही था। No choice, huh? No choice, pal. डेकर्ड माइट बी अ रेफरेंस टू रेने डेकार्ड, एक फ्रेंच फिलोसोफर। उनका एक बहुत फेमस कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये कोट इस मूवी में यूज भी हुआ है। I think, Sebastian. Therefore I am. रेचल का अपीयरेंस हमेशा लाइट में होता है क्योंकि वो इनोसेंट है, उसे पता नहीं है कि वो रेप्लिकेंट है। मीनवाइल हम डेकर्ड को हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम डार्कनेस में ही देखते हैं। फिल्म में एक बहुत मेजर डिबेट है कि डेकर्ड रेप्लिकेंट है या नहीं है। डायरेक्टर कहते हैं कि वो रेप्लिकेंट है। He's a replicant. He's a replicant. हम देखते हैं कि डेकर्ड को एक यूनिकॉर्न दिखता है अपने सपने में, और फिर गैफ ओरिगेमी पेपर से एक यूनिकॉर्न बनाता है जो डेकर्ड को मिलता भी है। मे बी गैफ को पता है कि डेकर्ड एक रेप्लिकेंट है और ये यूनिकॉर्न की मेमोरी उसके दिमाग में इम्प्लांट की गई है। रेप्लिकेंट्स के लिए फोटोज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोज उनकी मेमोरीज का प्रूफ है, एग्जिस्टेंस का प्रूफ है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेचल और लियोन। डेकर्ड के घर पर भी उसकी बहुत सारी पुरानी फोटोज है। अब डेकर्ड रेप्लिकेंट है या नहीं, ये आंसर तो हमें नहीं पता, ये बहुत ही एम्बिगुअस है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है
कि वो रेप्लिकेंट नहीं है। द पॉइंट इज कि भले ही वो रेप्लिकेंट नहीं है पर वो रेप्लिकेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एम्पैथी नहीं दिखा रहा है, कोई भी इमोशन नहीं दिखा रहा है, इवन इफ इट इज अ लव सीन। और यही इस मूवी की आयरनी है। रेप्लिकेंट्स जितने इमोशन दिखा रहे हैं, ह्यूमंस उतने इमोशन दिखा ही नहीं पा रहे। ह्यूमंस मशीन की तरह एक्ट कर रहे हैं और मशीन ह्यूमन की तरह। और ये सब कुछ चेंज होता है फिल्म के एंड में। डेकर्ड जो रेप्लिकेंट्स को सिर्फ मशीन समझता है और कुछ भी नहीं, Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. बट इन दी एंड ही फेल इन लव विद अ रेप्लिकेंट। इवन अगर डेकर्ड भी रेप्लिकेंट है, एटलीस्ट वो ह्यूमंस की तरह सोचने तो लगा है। ऑल थैंक्स टू रॉय बैटी। उसकी स्पीच सुनने के बाद डेकर्ड रियलाइज करता है कि एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों ना इंसान की तरह जी के मरे। Too bad she won't live. But then again, who does? तो इन दी एंड मेरे को यही लगता है कि ये फिल्म रॉय और डेकर्ड के बारे में है। रॉय जो फिल्म के एंड में मर जाता है और डेकर्ड जो फिल्म के एंड में जीना शुरू करता है। All those moments will be lost in time, like tears in rain. That's it guys, आपको वीडियो अच्छा लगा है, यू कैन कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अभी फरमान आया है वहां से कि हट जाऊं मैं अपने दरमियां से, समझ में जिंदगी आए कहां से।